विश्व मानव अधिवास अधिवास पृथ्वी के धरातल पर निर्मित एवं विकसित संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। अधिवास का दो भागों में बांटा हमने अधिवास को, अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास। फिर हमने अधिवासों का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण पे हमने उसे दो भागों में बांटा, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। फिर हमने पहले अध्ययन किया ग्रामीण अधिवास का। ग्रामीण अधिवास को हमने चार प्रकार से बांटा, सघन या गुच्छित, प्रकीर्ण, मिश्रित और पल्ली अधिवास। फिर हमने कल देखा ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप यानी छाया चित्र कैसे दिखाई देते हैं, उनकी आकृतियां। आज हम देखेंगे ग्रामीण अधिवास की समस्याएं। ग्रामीण अधिवास की समस्याएं। ग्रामीण अधिवासों में निम्न प्रकार की समस्याएं पाई जाती है। जैसे पहली, आवागमन के साधनों का अभाव। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो वह सुबह या शाम को आ जा सकता है। दिन में कोई सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था नहीं होती। या हम यह कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों के पास निजी संसाधन नहीं है उन्हें अनेक प्रकार की समस्याएं आवागमन के लिए होती है। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह और शाम को परिवहन, सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध होती है। जिन व्यक्तियों के पास निजी संसाधन उपलब्ध है वह अपना आवागमन सुविधाजनक पूर्ण कर सकते हैं, पर जिन व्यक्तियों के पास संसाधन उपलब्ध नहीं है वह हर बार परेशान होते हैं आवागमन के लिए। छोटी सी वस्तु के लिए भी उन्हें किसी नजदीकी कस्बे के आसपास जाना होता है। दूसरा है स्वच्छ पेयजल। स्वच्छ पेयजल का अभाव। वर्तमान में पेयजल की समस्या एक गंभीर रूप धारण करती जा रही है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से हम देख सकते हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं, नलकूप, इनके द्वारा पेयजल उपलब्ध होता था। अब उनका जल स्तर बहुत गहरा हो चुका है। इस वजह से उनमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक है या कहीं पे बहुत ही डार्क जोन में चला गया है जल स्तर। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल एक गंभीर समस्या का रूप धारण करता जा रहा है। यहाँ पे गलगंड, कैंसर आदि बीमारियों का कारण क्या है? स्वच्छ पेयजल। यहाँ पे जो कृषि कार्य किया जाता है उसमें अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इस वजह से भी ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियों की जो स्पीड है वो बढ़ती हुई जा रही है। तीसरा पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध होते हैं। किसी व्यक्ति के गंभीर बीमारी या गंभीर दुर्घटना हो जाने पर उसे नजदीकी बढ़ती शहरों में जाना होता है। उसके लिए अगर उसे संसाधन पर्याप्त समय पर नहीं मिलते हैं तो कई बार उसकी मृत्यु हो जाती है या समय पर उपचार नहीं मिलने की वजह से भी उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कई कस्बे ऐसे होते हैं जो शहरी क्षेत्रों से काफी दूरी पे होते हैं तो
उनकी 5 या 10 मिनट की लेट होने की वजह से मृत्यु हो जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो ये क्या है, ये भी गंभीर समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अगली समस्या है विद्युत आपूर्ति का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अनियमित रूप से मिलती है किसानों को, ग्रामीण क्षेत्रवासियों को। जैसे कृषि कार्य करना हो तो विद्युत जो 3 फेज है वो उपलब्ध होती है उन्हें अनियमित समय पर, सर्दियों में रात को, गर्मियों में दिन में। ये एक गंभीर समस्या है। दूसरी समस्या है पर्याप्त, अभी भी भारत में 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट उपलब्ध नहीं है। जहाँ उपलब्ध है वहाँ पर भी यह नियमित रूप से सुचारू नहीं होती है। हर हफ्ते कोई ना कोई समस्या होती रहती है इनमें मेंटेनेंस के को लेकर। कई बार बिजली ग्रिड में दिक्कत हो जाती है, कई बार तार वायर। तो ये विद्युत आपूर्ति की समस्या भी एक गंभीर समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में। रोजगार के अवसर नहीं होना। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा और किसी भी प्रकार का रोजगार उपलब्ध नहीं होता या बहुत ही कम उपलब्ध होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि में भी अनेक प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे पहली, पूर्ण बेरोजगारी। दूसरी, छिपी बेरोजगारी। तीसरी, मौसमी बेरोजगारी। अब देखो, पूर्ण बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिससे 12 माह कोई रोजगार नहीं मिलता या वह पूर्णतः बेरोजगार हो। इस व्यक्ति को रोजगार ही, वह रोजगार तो करना चाहता है, कार्य तो करना चाहता है, कार्य करने में सक्षम भी है, पर उसे रोजगार नहीं मिल पाता है। तो वह क्या होगी, पूर्ण बेरोजगारी। दूसरी बेरोजगारी है छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब है कि एक खेत है, जैसे अभी हमारे खेतों में काम भी चल रहा है, जैसे इस खेत की कटाई हम 3 लोग आराम से कर सकते हैं और इसमें लगे हुए हैं 8 व्यक्ति। तो 8 में से 3 गए तो 5 व्यक्ति तो छिपी हुई बेरोजगारी है। ये 5 व्यक्तियों का ये जबरदस्ती लगे हुए हैं। ये 3 व्यक्ति भी इस खेत में कार्य कर सकते हैं, इसे समय पर खत्म कर सकते हैं इस कार्य को। तो ये क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी है, यानी संख्या ज्यादा है और काम कम है। तीसरा, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी जैसे अभी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल कटने के बाद लगभग ये 4 माह तक लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर इसके बाद रबी की फसल आएगी। रबी की फसल प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में रबी की फसल नहीं हो पाती है, क्योंकि इसके लिए इसकी उपलब्धता चाहिए हमें जल की। तो अभी की जो खरीफ की फसल है वो तो बारिश के ऊपर निर्भर होती है, बारिश से हो जाती है, इसलिए ये तो 4 महीने तो सभी को रोजगार मिल जाता है जो कृषि में संलग्न होते हैं उन सभी व्यक्तियों को। पर रबी की फसल में
व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलता। रबी की में भी मिल जाता है तो फिर जायद की फसल होती है, उसमें सभी को रोजगार नहीं मिल पाता। तो ये क्या है, मौसमी बेरोजगारी है। जैसे खरीफ की फसल हुई, रोजगार मिल गया, रबी की में नहीं मिला तो बेरोजगार हो गए, जायद की में मिल गया फिर रोजगार मिल जाएगा। तो ये क्या है, मौसमी बेरोजगारी है। अगला पॉइंट है 6 नंबर का अपना, सूचना एवं तकनीकी दूरभाष सुविधाओं का अभाव। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में हमें किसी भी प्रकार की सूचना या जानकारी चाहिए होती है या कुछ तहसील से संबंधित कार्य हो तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, नगरीय बस्तियों के समीप जाना पड़ता है। यानी फिजूल खर्ची होती है हमारे समय की और पैसे की, दोनों की। इन तकनीकों अभाव के कारण सरकार ने ये सुविधाएं तो दी है पर वो अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस वजह से इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी हमें कहाँ जाना पड़ता है, समीपवर्ती नगरों के पास में। इससे हमारी फिजूल खर्ची और समय दोनों बर्बाद होते हैं। अगला है हमारा उच्च शिक्षण संस्थान, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अभाव। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध होते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय भी पंचायत मुख्यालय पे होते हैं। इस वजह से ग्रामीण छात्रों को अनेक प्रकार की समस्याएं होती है और वे अपनी शिक्षा सुचारू रूप से चालू रखने के लिए, प्राप्त करने के लिए शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं, प्रवास करते हैं और वहाँ के अनेक प्रकार के खर्चों को कई बच्चे उन्हें वहन नहीं कर पाते हैं। अनेक विद्यार्थी वहाँ से 20 डिग्री ही अपने घर वापस लौट आते हैं। अनेक प्रकार के खर्चे वहाँ पे उनके होते हैं। इस वजह से उच्च एवं तकनीकी संस्थानों की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं होने से अनेक विद्यार्थी यह शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दूर दराज तक इन महाविद्यालय उपलब्ध नहीं है। अगर कोई लड़का या लड़की 12th पास भी कर लेता है तो वह कॉलेज स्तर तक नहीं जा पाता ग्रामीण क्षेत्रों से। अगला पॉइंट है हमारा नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास, अब हम अध्ययन करेंगे नगरीय अधिवास का। अभी तक हम अध्ययन कर रहे थे ग्रामीण अधिवास का। नगरीय अधिवास का अर्थ है कि उनकी अर्थव्यवस्था, निर्माण, व्यापार, विनिर्माण, उद्योग, संचार सेवाएं, निर्णयकर्ता, अनुसंधानकर्ता आदि कार्य किए जाते हैं वहाँ पे। या हम यह कह लें कि वहाँ नगरीय अधिवास या नगरीय क्षेत्रों में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप किए जाते हैं। जैसे द्वितीय क्रियाकलाप में क्या किया जाता है, विनिर्माण, निर्माण, प्रसंस्करण। जैसे गेहूं से आटा, चीनी, गन्ने से चीनी, ये कार्य कौन करेगा, द्वितीय क्रिया वाले व्यक्ति। द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत लकड़ी से फर्नीचर इत्यादि बनाए जाते हैं। तृतीय क्रियाकलाप, इसमें संचार सेवाएं सम्मिलित की जाती है, जैसे बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, परिवहन आदि तृतीय क्रियाकलाप में सम्मिलित की जाती है। चतुर्थ क्रियाकलाप में संचार सुविधाएं व अनुसंधान, सूचना आधारित। पंचम क्रियाकलाप में विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता और परामर्शदाता यानी उच्च कोटि के व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे जैसे हम प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दिमाग का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा। अब हम देखेंगे नगरीय अधिवासों की विशेषताएं क्या क्या है।
जैसे नगरीय अधिवासों में उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। दूसरा, नगरीय क्षेत्रों में नगरीय अधिवास की विशेषताएं। देखो, नगरीय अधिवासों में मुख्यतः उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यानी पर किलोमीटर पर 400-300 व्यक्ति, 400 से अधिक व्यक्ति पाए जाते हैं। यानी जनसंख्या घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। पक्की सड़कें व पक्के मकान हमें दिखाई देते हैं। रोजगार के संसाधन उपलब्ध होते हैं। यातायात के व्यक्तिगत और सार्वजनिक साधन दोनों उपलब्ध होते हैं। 50% से जनसंख्या या 70% के आसपास जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, यानी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में संलग्न होती है। जटिल श्रम विभाजन होता है, यानी वहां पे श्रम अनेक प्रकार के श्रम कार्य किए जाते हैं। एक ही प्रकार का कार्य नहीं किया जाता, अलग अलग टेक्नोलॉजी से कार्य किए जाते हैं। सामाजिक प्रागढ़ता का अभाव होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक प्रागढ़ता पाई जाती है, सामाजिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जाती है, वैसे नगरीय अधिवासों में उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तीव्र सामाजिक वर्गीकरण देख सकते हैं हम, कहीं पे बड़ी बिल्डिंग होगी, कहीं पे छोटी सी बिल्डिंग होगी, या किसी का कच्चा मकान हो सकता है। तो वहाँ पे असमानताएं भी हमें देखने को मिलती है। नगरीय बस्तियों को हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। हर देश का नगरों को दर्जा देने का क्राइटेरिया अलग अलग प्रकार का है। कहीं पे 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कहीं पे पेट्रोल पंप अनिवार्य है, कहीं पे जनसंख्या 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो। तो हम इन्हें कुछ आधारों पे बांटते हैं कि नगरीय अधिवास किन्हें कहेंगे हम। पहला, जनसंख्या का आकार। देखो, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण करते हैं हम, तो उसमें पहला पॉइंट होगा जनसंख्या का आकार। विश्व के अनेक नगर एवं महानगर देशों में जनसंख्या को आकार मानकर नगरों का दर्जा दिया जाता है। अनेक देशों में, जैसे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में 250 व्यक्ति होने पर उसे नगर का दर्जा दे दिया जाता है। आइसलैंड में 3000 व्यक्ति, कनाडा, वेनेजुएला में 1000 व्यक्ति अगर किसी जगह अधिवास में निवास करते हैं तो उसे नगर का दर्जा दे दिया जाएगा। अमेरिका, थाईलैंड में 2500 व्यक्ति, जापान में 3000 व्यक्ति और भारत में 5000 व्यक्ति जहाँ निवास करते हैं तो उसे नगर का दर्जा दिया जाएगा। बस शर्त होगी उसमें कि उसका जनघनत्व कितना हो, 400 व्यक्ति पर किलोमीटर में निवास करने चाहिए वहाँ पे उस क्षेत्र में, यानी वहाँ का जनघनत्व कितना हो, 400 व्यक्ति पर किलोमीटर होना चाहिए। इस प्रकार विश्व में अनेक देशों में जनसंख्या को आकार मानकर भी नगरों का दर्जा दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें जनसंख्या व्यवसायिक संरचना। अनेक देशों में व्यवसायिक संरचना के आधार को भी देखा जाता है नगरों का दर्जा देने के लिए। जैसे इटली जैसे देशों में 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्य या प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो तो उसे नगर का दर्जा दिया जाता है। वहीं भारत में ये क्राइटेरिया मिलता है 75% का, कि गैर कृषि कार्य या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या कितनी प्रतिशत होनी चाहिए, 75% होनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ की जनसंख्या
कार्यशील हो, शिक्षित हो आदि क्राइटेरिया रखा जाता है। तीसरा टॉपिक है प्रशासन। इसके आधार पर भी कुछ देशों में नगरों का दर्जा दिया जाता है। जैसे भारत की बात करें हम, भारत में अनेक छोटे कस्बों को नगरों का दर्जा दिया जाता है। जैसे नगर पालिका हो गई तो उसे नगर का दर्जा दे दिया गया। नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड, तो इनसे क्या प्रतीत होता है कि यह नगरीय प्रदेश है या ये बस्ती नगरीय बस्ती है, ग्रामीण बस्ती नहीं है। अगला पॉइंट है आवश्यक दशाएं। आवश्यक दशाएं जैसे कुछ नगर ऐसे होते हैं जो वहाँ पे अवस्थित उद्योग, पर्यटन स्थल, वहाँ की दशाएं, भौगोलिक दशाएं जैसे सर्दी, गर्मी, ठंडा मौसम, बारिश, पर्यटन, सेना, समुद्र पतन, अवकाश के लिए अच्छे सुगम प्रदेश वह अपनी पहचान बना लेते हैं और वहाँ पे इस प्रकार इनमें से किसी भी दशा का विकास होना, फिर वहाँ पे जनसंख्या निवास करना, तो वह किसका रूप लेने लगती है धीरे धीरे फिर नगरों का। इस प्रकार आवश्यक दशाएं भी उन्हें प्रभावित करती है नगरीय अधिवासों को। नगरीय अधिवासों के प्रकार देखेंगे अब हम। 4 प्रकार के होते हैं नगरीय अधिवास। जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है इनको विश्व के सभी देशों को मिलाकर। नगर, महानगर, सन्नगर और विश्व नगर, ये चारों नगर, महानगर, सन्नगर और विश्व नगर चारों पॉइंट महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे नगर क्या है, महानगर क्या है, सन्नगर क्या है, विश्व नगर क्या है। और ये है क्या, नगरीय अधिवासों के प्रकार है। तो हम देखते हैं पहला नगरीय अधिवासों के प्रकार। नगरीय अधिवास अपने आकार, उपलब्ध सुविधाओं एवं उपलब्ध रोजगार, संपादित किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे पहला नगर। नगर हम उस नगर को बोल सकते हैं जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या हो। 1 लाख से तो अधिक हो पर 10 लाख से कम हो, यानी 1 से 10 के बीच जनसंख्या हो। और वह भी 50% जनसंख्या क्या हो, गैर कृषि कार्यों में या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो। इस प्रकार के उदाहरण हम देख सकते हैं राजस्थान में बीकानेर और चूरू, यह 2 जिले हैं वो इस नगर की श्रेणी में आते हैं। दूसरा महानगर। महानगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो, कम से कम 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो, वहाँ पर औद्योगिक क्रियाकलाप हो, व्यापारिक, प्रशासनिक, शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। जैसे जयपुर, कोटा, जोधपुर आदि शहर इस श्रेणी में हम रख सकते हैं। यहाँ पे गतिविधियाँ अलग अलग प्रकार की उपलब्ध होती है। इन्हें हम मेट्रो सिटी भी बोल सकते हैं। यानी ये क्या होती है, रहने के लिए जैसे सबसे सुखद शहर होते हैं, ऐसे शहर छोटे और हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है इन शहरों में। ये किसी स्टेट की राजधानी हो सकते हैं, मुख्य नगर हो सकते हैं, यहाँ पे हर एक प्रकार की प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध होती है। तीसरा है हमारा सन्नगर। सन्नगर की अवधारणा सर्वप्रथम 1915 में पैट्रिक रीडिस ने दी थी। यह नगर ऐसे नगर होते हैं जो किसी महानगर से मिलकर बनते हैं। जैसे हम
दिल्ली में क्या है, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो भारत की राजधानी दिल्ली में अनेक शहरों राज्यों से लोग यहाँ पे प्रवास करते हैं रोजगार के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए या राजनीति के लिए। तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है। जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव की तरह हरियाणा की तरफ इस तरफ, तो ये गुड़गांव है। ये धीरे धीरे क्या हुआ, इससे दिल्ली के समीप यहाँ पे जो गैप था वो भर गया है इसका, तो ये क्या हो गया, इससे जुड़ गया। तो ये क्या कहलाया, दिल्ली गुड़गांव, यानी ये सन नगर हो गया, एक बड़ा नगर हो गया। दोनों आपस में जुड़ गए मानव अधिवासों के कारण। दूसरा, उत्तर प्रदेश की तरफ चले तो नोएडा, तो नोएडा भी काफी दूरी पे था इससे पहले। फिर धीरे धीरे यहाँ पे अधिवासियों का निर्माण होने के बाद ये क्या हुआ, इससे जुड़ गया। तो ये दिल्ली एक काफी बड़ा नगर बन गया, नगर से महानगर, महानगर से सन नगर, और अब बृहत नगर या विश्व नगर की ओर बढ़ रहा है। यानी यहाँ की जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है। तो इसके कुछ उदाहरण है, दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली नोएडा, ग्रेटर लंदन, लंदन भी पहले क्या था, दिल्ली की तरह था। फिर टोक्यो, शिकागो, लंदन कहाँ है, ग्रेट ब्रिटेन, टोक्यो कहाँ है, जापान, और शिकागो कहाँ है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अगला टॉपिक है अपना लास्ट वाला, इसमें वृहत नगर। वृहत नगर, वृहत नगर को हम विश्व नगर भी बोल सकते हैं, विश्व नगर। अंग्रेजी में इसे मेगालोपोलिस कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, विशाल नगर। क्या होता है जिसका अर्थ, विशाल नगर। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जीन गोल्डमैन ने किया था। किसने किया था, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन गोल्डमैन ने किया था। इस वृहत नगर या विश्व नगर में किन नगरों को सम्मिलित किया जाता है, जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो। यानी जैसे हमने देखा था अभी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, तो ये सब आपस में जुड़ चुके हैं, तो इनकी जनसंख्या क्या है, 50 लाख से ऊपर हो चुकी है। और इसमें अभी तक विश्व में लगभग सभी देशों में या तो वह कोई बड़ा नगर होता है, व्यापारिक केंद्र, या फिर उस देश की राजधानी होती है, उन नगरों को सम्मिलित किया गया है, यानी उनमें ही जनसंख्या बढ़ी है इतनी, हम ये भी कह सकते हैं। जैसे टोक्यो, टोक्यो कहाँ की राजधानी है, जापान। मॉस्को रूस, न्यूयॉर्क शहर है वहाँ का, अमेरिका का। बीजिंग चीन, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, मुंबई महाराष्ट्र, दिल्ली भारत की राजधानी, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी। तो ये सभी शहर क्या है, किसी न किसी देश की राजधानी या किसी राज्य की राजधानियां हैं, तो इनकी जनसंख्या बढ़ी है इतनी। जैसे भारत के मुख्य शहर क्या है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो इन चारों को जोड़ने के लिए क्या बनाया गया है, एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई गई है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, ऐसे एक सड़क मार्ग विकसित किया जा रहा है। एक उत्तर से दक्षिण गलियारा, एक पश्चिम से पूर्व गलियारा विकसित किया जा रहा है। तो ये चारों महानगरों को जोड़ेगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो वृहत नगर या विश्व नगर उन नगरों को बोलेंगे जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो, या वह अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। प्रत्येक नगर अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टोक्यो कहाँ की राजधानी है, जापान। मॉस्को रूस, न्यूयॉर्क अमेरिका का एक महत्वपूर्ण नगर है, वॉशिंगटन डीसी के बाद। बीजिंग कहाँ की राजधानी है, चीन।
कोलकाता ना के है, पश्चिम बंगाल, मुंबई, महाराष्ट्र।